स्टार्ट कर रहे बेटा आज की क्लास को। और जैसा आपको पता है आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 कराने वाला हूं विच इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो आप जो है बेटा जल्दी से अपने नोट्स निकालेंगे और ये चैप्टर जो है इसकी हेडिंग डालेंगे। आपके बुक में सबसे पहला ही चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, जल्दी से लिखेंगे साथ साथ भाई, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब बेटा ये मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस पे इसको रख रहा हूं, पता है क्यों? ये वेटेज रखता है 6 मार्क्स की। मतलब सुरेश भाई इसमें आपका एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, ठीक है। ऑल्दो जब मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था तो मैंने फर्स्ट क्लास में इसमें से काफी सारी बातें बताई थी कि भाई लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, एक्ट, सेक्शन, आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा मैंने ये भी बताया आपको कि भाई लॉ कितने टाइप का होता है, सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, ठीक है। तो थोड़ी बहुत डिस्कशन मैं स्टार्टिंग में कर देता हूं बेस डेवलप करने के लिए, लेकिन एक डेडिकेटेड चैप्टर अब आपके सिलेबस में डाल ही दिया है तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मनप्रीत भाई अच्छी बात यह है कि 6 मार्क्स की इसकी वेटेज है और पेपर में बेटा दोनों अटेम्प्ट में आप चेक कर लो, क्वेश्चन आए एकदम डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। अभी आप नोट्स बनाओगे 5 से 7 पेजेस में पूरा चैप्टर रैप अप हो जाएगा और 5-6 पेजेस पढ़िए आराम से, आपके 6 नंबर फिक्स है और क्वेश्चन एकदम सीधा आएगा ऑन पॉइंट कि भैया लॉ का प्रोसेस बताइए, सिविल लॉ क्या होता है, क्रिमिनल लॉ क्या होता है, आपका जो है आरबीआई पे शॉर्ट नोट लिखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पे शॉर्ट नोट लिखो, एकदम शॉर्ट टॉपिक आएंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, तो हमें मुश्किल से 3-4 टॉपिक करने हैं इस पूरे चैप्टर में, 4 या 5 मैक्सिमम। तो स्टार्ट करेंगे बेटा सबसे पहले आपके हेडिंग डालो, पहला टॉपिक व्हाट इज लॉ। पहला टॉपिक डालेंगे बेटा व्हाट इज लॉ। और बेटा व्हाट इज लॉ को तो मैं बताऊंगा आराम से बाद में, बट उससे पहले हम देख लेते हैं व्हाई लॉ। भाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल हमें लॉ क्यों पढ़ना है? व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट कि आपको लॉ पढ़ा दे फाउंडेशन में, इंटरमीडिएट में, फाइनल लेवल पे। सर लॉ पढ़ना तो एडवोकेट का काम होता है, हमें क्यों पढ़ना है लॉ? बेटा देखो अभी मैं बैक स्टोरी पे जा रहा हूं, अभी नोट मत करना, रुकना। सुरेश भाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा सबसे बड़ा डोमेन होता है बेटा ऑडिट। क्या होता है बेटा सबसे बड़ा? ऑडिट। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ पूरे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास है कि वो कंपनी की ऑडिट कर सकता है। ऑल्दो अब इसमें थोड़ा कुछ मैटर चल रहा है और 2025 तक कुछ जजमेंट आएंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो हो सकता है कुछ अदर सेगमेंट्स को भी ऑडिट करने का राइट दिया जाए कुछ तरीके से। बट अभी के लिए अगर मैं अभी की बात करूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास सोल मोनोपोली है किसकी? ऑडिट की। अब ये आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे ऑडिट क्या होता है, पूरा सब्जेक्ट है इसके बारे में 100 नंबर का, फाइनल में भी सब्जेक्ट है 100 नंबर का। बट मैं सिंपल टर्म में बताऊं बेटा, ऑडिट का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अगर आप जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको बताया गया ऑडिट क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। मतलब बेटा कंपनी जो है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है और प्रॉफिट दिखा रही है, लेकिन क्या कंपनी इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर सकती अपने शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टर्स को लाने के लिए? तो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लॉज ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि भाई आप एक अगर कंपनी हो, एक प्रिस्क्राइब कंपनी हो, कैटेगरी में आते हो, तो आपका ऑडिट करवाना कंपलसरी है, जिसमें एक सीए आएगा और वो आपके अकाउंट्स की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इंटरनल कंट्रोल्स की, कंपनी के जो जितने भी फंक्शंस है उनकी एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा और फिर अपनी एक रिपोर्ट इशू करता है, ऑडिट रिपोर्ट, कि आपकी कंपनी में सब कुछ सही है या नहीं। समझ आया? अब बेटा ऑडिट ना 2 टाइप की होती है जब आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, वैसे मल्टीपल ब्रांच होती है। मेन जो डोमेन होता है सीए का जिससे आप पैसा कमाओगे अंधा, एक होता है टैक्स ऑडिट, जिसमें आप ये चेक करोगे कि कंपनी ने क्या इनकम टैक्स एक्ट को कंप्लाई करा है, कंपनी ने क्या इनकम टैक्स एक्ट को कंप्लाई करा है नहीं करा है, सारे इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है क्या वो फॉलो किए गए नहीं किए, करे गए तो आप ओके रिपोर्ट दे दोगे, नहीं करे गए तो आप बैड रिपोर्ट दे दोगे। एक और जो मेजर रिपोर्ट होती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट। क्या है बेटा? स्टैट्यूटरी ऑडिट में आप चेक करते हो कंपनी के कंप्लायंस। सर कंप्लायंस का मतलब बेटा, कंपनी के कंप्लायंस का मतलब है क्या मल्टीपल चीजें, जैसे क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। आपको पता है ना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं,
अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना कि डबल एंट्री फॉलो करना है ना, कैश बेसिस में नहीं अप्रूवल बेसिस में एंट्री करनी है, होता है ना। तो जो भी आपके एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट ने या एक्ट ने दिए है, क्या उन अकाउंटिंग पॉलिसीज एएसएस को फॉलो कर रही है कंपनी, ये चेक करोगे। सेकंड, कंपनी है तो बेटा उसमें कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा नहीं लगेगा? तो क्या आपने कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करा है? ये स्टैट्यूटरी ऑडिट का पार्ट है। मान लो आपने ऑल्टरेशन ऑफ एमओए करा, अभी बताया था सेक्शन 13 में लिखा था एमओए को ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन क्या पास करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है ना, सेक्शन 13 में बताया था, और भी कुछ अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो क्या आपने वो सब लिए? तो बेटा स्टैट्यूटरी ऑडिट में ना कंपनी ऑडिटर को कंप्लायंसेस चेक करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं, कंपनीज एक्ट को फॉलो करा गया है, और कोई एक्ट है उसको फॉलो करा गया है। अब मनप्रीत मुझे एक बात बता बेटा, अगर तू टैक्स ऑडिट करने गया तो तू एग्जामिनेशन तो तभी कर पाएगा ना जब तुझे इनकम टैक्स एक्ट की नॉलेज है भाई, तभी तो आप चेक कर पाओगे ना कंप्लायंट हुए या नहीं हुए, इसने सही से करा है काम नहीं या नहीं करा। कब कर पाओगे? जब आपको उसकी खुद नॉलेज है। जब आप अकाउंट्स में अगर आपको प्रॉब्लम जाननी है तो पहले आपको अकाउंटिंग खुद तो आनी चाहिए कि इस जनरल से वहां लेजर पोस्ट हो रहा है। बात समझ आ रही है? ऐसे ही कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर तू यूएस करने गया तो बेटा पहले तुझे खुद तो कंपनी एक्ट पता होना चाहिए कि एमओए को ऑल्टर करने के लिए एसआर पास होना चाहिए, वरना तू कैसे इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर पाएगा। बात समझ आ रही है? तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जब ऑडिट करने जाएंगे तो आप ना उनके कंप्लायंसेस की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे, और वो एग्जामिनेशन प्रॉपरली तभी हो सकती है जब आपको उसके लॉ की नॉलेज हो। विदाउट द नॉलेज ऑफ दैट लॉ, कंपनीज एक्ट की अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, आप कैसे उसकी स्टैट्यूटरी ऑडिट या टैक्स ऑडिट या कोई भी ऑडिट कर सकते हो? तो बात समझ रही है? एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ पढ़ना इज सुपर 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 इंपॉर्टेंट। और वैसे देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ लॉ, लेकिन आपके लिए जो सबसे सुपर इंपॉर्टेंट है वो दो ही होता है। एक इनकम टैक्स वाला एक्ट जो आप इंटर में पढ़ोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक कंपनीज एक्ट 2013 वो सुपर इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की वेटेज बहुत बहुत हायर है। बाकी सारे एक्ट भी आपको पढ़ा रहे हैं बट इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, लेकिन कंपनीज एक्ट सबसे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से आपको रेलेवेंस तो समझ आ गया, लॉ क्यों चाहिए भाई अपने को, क्यों पढ़ना है अपने को, ये समझ आया कि भाई आगे ऑडिट करनी है, ऑडिट तभी कर पाएंगे जब अभी अपने को नॉलेज है। अब लॉ होता क्या है? तो बेटा मैंने ऑलरेडी पहले बताया था, लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। लॉ का मतलब क्या होता है? रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं भाई जो आपको बनाए जाते हैं ताकि फंक्शनल अच्छे से काम हो पाए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, राइट। तो आप जो है व्हाट इज लॉ में लिखेंगे बेटा, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 लिखो, लॉ इज a set of obligations and duties. Law is a set of obligations and duties imposed by the government imposed by the government for securing welfare and providing justice to society। बेटा कह रहा है लॉ जो है वो क्या है? वो है सेट ऑफ, अंडरलाइन कर लेना प्लीज, लॉ क्या है? सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज। अंडरलाइन कर लेना, ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज जो इंपोज करती है गवर्नमेंट, किसके लिए? फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू, ताकि वेलफेयर मेंटेन रहे और हर एक व्यक्ति को जस्टिस मिल पाए, न्याय मिल पाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखना है इसी में, लॉ की डेफिनेशन में, व्हाट इज लॉ में। ये तो मेन डेफिनेशन होगा, इसी के नीचे कंटिन्यू करना। इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, व्हाट इज लॉ की डेफिनेशन में, नेक्स्ट पॉइंट। इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क reflects the social, political, economic
and cultural aspects cultural aspects of our vast and of our or vast and diversified कंट्री। बेटा हमारी जो कंट्री है वो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल एस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, राइट। तो हमारा जो लॉ है वो पूरे फैक्टर्स को रखते हुए बनता है, पूरे फैक्टर्स को रखते हुए। जैसे जैसे एक सिंपल सी बात है, अब हमारे में देखो कल्चरल डिफरेंस कितना है। जैसे नॉर्मल इंडिया में मेन फेस्टिवल जो होता है हिंदूज का, मेन फेस्टिवल दैट इज दिवाली, जो हमारे में बहुत तगड़े तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, राइट। लेकिन कुछ पार्ट ऑफ इंडिया जहां पे क्रिश्चियन ज्यादा रहते हैं, वहां पे उनका मेन पार्ट कौन सा होगा? क्रिसमस। अगर आप देखो वो बंगाल साइड, तो उनका मेन फेस्टिवल कौन सा होता है? दुर्गा पूजा। अब जब आपका बोनस एक्ट आया ना, बोनस एक्ट, कि भाई एम्प्लॉयज को बोनस देना है, तो जनरली इंडिया में बोनस कब दिया जाता है? दिवाली में। दिवाली में बोनस मिलता है ना। लेकिन वेस्ट बंगाल में बोनस मिलता है कब? दुर्गा पूजा में। ऐसे ही क्रिश्चियंस वाली सोसाइटी में जो कल्चरल वहां पे बोनस कब मिलेगा? क्रिसमस वाला, न्यू ईयर वाले फेज में। तो क्या है, लॉ जो है वो डाइवर्सिफाइड कल्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। तो यहां पे सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है, इंडिया लीगल फ्रेमवर्क रिफ्लेक्ट करता है अलग अलग सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दी वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री। तो पहले बताइए बेटा, व्हाट इज लॉ में आपको क्लियर हुआ? ऑल्दो डेफिनेशन तो फर्स्ट ही पॉइंट है, सेकंड ने बस बात बोलिए। अच्छा, व्हाट इज लॉ के बाद आप अगली हेडिंग डालना बेटा, अगली हेडिंग डालना सोर्सेज ऑफ लॉ। नेक्स्ट हेडिंग डालना व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ लॉ। और बेटा पेपर के लिए पहला क्वेश्चन ही ये बन जाएगा, पेपर के लिए पहला क्वेश्चन ही ये बन जाएगा कि भैया डिफाइन करिए, 3 नंबर में डिफाइन करिए लॉ क्या होता है एंड लॉ के सोर्सेज क्या है। लॉ के क्या है मतलब लॉ का ओरिजिन कहां से होता है। अब भाई मैंने पहले भी बताया था, लॉ का ओरिजिन में मल्टीपल स्टेजेस है। जैसे सबसे पहला याद रखना, लॉ का सोर्स नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाने का राइट है, ठीक है। तो पहला सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा बेटा, दूसरा जो सोर्स आता है वो आता है आपका क्या, जो गवर्नमेंट है। क्या है? जो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट बेटा लॉ बनाती है ना, पार्लियामेंट है उसके पास भी राइट है, वो भी लॉ बना सकती है, राइट। मेजर तो मतलब गवर्नमेंट तो इनडायरेक्टली हो गया, मेन कौन है? पार्लियामेंट, जहां पे गवर्नमेंट भी बैठी है और ऑपोजिशन भी बैठी है। दो होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, आपको पता है, उन वो दोनों लॉ बनाते हैं मेन। और तीसरा लॉ बनाने का सोर्स, पहला कौन सा था? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेन जो ओरिजिन है। दूसरा कौन बनाता है? पार्लियामेंट। गवर्नमेंट की जगह हम वर्ड यूज करेंगे पार्लियामेंट, जो सेंट्रल के बनते हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर होता है जो स्टेट का लॉ बनाता है। और तीसरा होता है बेटा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या होता है बेटा? अगर कभी ना पहले कोई लॉ नहीं है, बट मान लो कोई केस आ गया, जैसे आपको पता है सेलेमन वर्सेस सेलेमन आया था, केस लॉ आया। अब वो जो केस रजिस्टर हुआ वहां पे, और जब वहां के कोर्ट ने जजमेंट दी कि भाई कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, और सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, तो क्या होता है ना बेटा, आगे जाने वाले में जब भी ऐसे रिजेंबलिंग केस आएंगे, तो आजकल के टाइम पे वो केस को आप ना पहले वाले केस से अटैच कर सकते हो कि सर देखो पहले सेलेमन वर्सेस सेलेमन केस था, वो ऐसा ही था, तो उसमें उस जज ने ये जजमेंट दिया था, तो हम इसी जजमेंट पे भी चल सकते हैं। तो कई बार लॉ ऐसे भी बन जाता है, इसे बोलते हैं जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। तो तीन, पहला कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया, दूसरा लॉ का सोर्स क्या होता है बेटा? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर जो भी है, और तीसरा होता है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, मतलब पुराने सिमिलर केसेस के बेसिस पर भी आप लॉ फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो हम सोर्सेज में 3 पॉइंट लिखेंगे बेटा। पहले आप बेसिक लाइन लिखना, द मेन सोर्स ऑफ the main sources of law in India, the main source of law in India are नंबर 1 लिखेंगे बेटा, the main source of law in India are नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन,
नंबर 2, द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। और नंबर 3, प्रेसिडेंट्स और द जुडिशियल डिसीजंस ऑफ वेरियस कोर्ट्स एंड, इसी में लिखना, इन सम केसेस एस्टैब्लिश्ड बाय कस्टम्स एंड यूसेज। कस्टम्स एंड यूसेज, ये बेटा आपके लॉ के सोर्सेज है। देखो बेटा, सबसे प्राइमरी सोर्स जो है मनप्रीत, सबसे प्राइमरी वो कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। भाई आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्हीं ने पूरी पावर दी है भाई। पार्लियामेंट ने भी उसी को, पार्लियामेंट को भी पावर किसने दी है? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो प्राइमरी तो लॉ बनाने का सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कौन है बेटा? लॉ अंडर मेड बाय पार्लियामेंट या स्टेट असेंबलीज, ये स्टेट के लॉ बनाती है, पार्लियामेंट सेंट्रल के मेन लॉ बनाती है। और थर्ड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है? जुडिशियल डिसीजन ऑफ प्रीवियस कोर्ट्स। मतलब बेटा जो आपको प्रीवियस लॉज पढ़ाए जाते हैं ना, केस लॉज, उनकी बात कर रहा है, उनसे भी लॉ बन जाता है। और कुछ केसेस में प्लीज अंडरलाइन करना एक वर्ड है कस्टम एंड यूसेज। जैसे कस्टम एंड यूसेज पता है क्या होता है बेटा? पुराने टाइम का चला आ रहा है। अरे जैसे अभी बताया ना, वेस्ट बंगाल में बोनस कब देते हैं? दुर्गा पूजा। ये कस्टम है, ये यूसेज है, वहां के चलता है, ऐसा ही चलता है। तो कई बार इस तरीके से भी लॉ बन जाता है, समझ हो? तो यहां पे आपका सोर्स ऑफ लॉ ये है। तो पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ आया। पहला लॉ क्या होता है वो बताया, और संदीप भाई दूसरा लॉ के सोर्सेज बताए। ठीक है, अब बेटा जब आप आगे जाएंगे ना, तो आपको आगे पता चलेगा कि आपको ना इंट्रोडक्शन में, जैसे अब यहां पे आप जाओगे, चलो आपकी बुक भी मैंने साथ साथ खोली है ताकि आपको एक एक चीज दिखाऊं, क्योंकि एक बार आपने नोट्स पढ़ लिए फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ नोट्स में होगा। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में तो वही बताया गया क्या क्या है, ये छोड़ो। पहला लॉ क्या होता है ये बता दिया, और लॉ के सोर्सेस क्या है। अब देखो ये जो पार्ट है ना, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा ना लॉ की इन्होंने क्या दिया? हिस्ट्री दी है। क्या दी है? हिस्ट्री, पुरानी बातें बताइए कि भाई क्या होता था, क्या होता था पहले पुराने टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं ना इस चीज को एक फ्लो चार्ट में बताऊंगा पूरा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, पेपर में बहुत रेयर चांसेस है, जहां से आएंगे वो मैं बता दूंगा, बट मैं फिर भी आपको नॉलेज के लिए पूरी हिस्ट्री बताऊंगा, और हम इसका फ्लो चार्ट बना के चलेंगे। ठीक है, तो आप ना ऐसे कर लेना, एक हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हिस्ट्री ऑफ लॉ। ठीक है, बहुत कीवर्ड में समझाऊंगा क्योंकि पेपर ओरिएंटेड टॉपिक नहीं है, बट आपको नॉलेज देना बहुत जरूरी है बेटा। तो आप चाहो तो इसे रीड भी कर सकते हो एक बार घर जाके, बट आई सजेस्ट कि आपका नोट से 100% काम हो जाएगा। एक एक चीज मॉड्यूल से निकल के ही नोट्स बनी है बेटा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट्स में याद रखिएगा बेटा, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वो है मेन सोर्स ऑफ लॉ। सबसे पहला सोर्स कौन था बेटा? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देता है लॉ बनाने की, किसको? पार्लियामेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन देता है पावर कि भाई लॉ कौन बनाएगा इंडिया में? पार्लियामेंट, फॉर होल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब पार्लियामेंट में सुरेश भाई दो लोग बैठेंगे, एक तो हमारा पार्लियामेंट में बैठते हैं मिनिस्टर्स, जिसमें एक तो होती है रूलिंग पार्टी, उसके मिनिस्टर्स भी बैठेंगे, रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स, और ऑपोजिशन पार्टी के भी मिनिस्टर बैठेंगे, दोनों बैठेंगे। और इन मिनिस्टर्स को, ये जो मिनिस्टर्स है
सुरेश भाई, इन मिनिस्टर को इलेक्ट कौन करता है बेटा? पब्लिक करती है। इलेक्ट कौन करता है? पब्लिक। तो पहली बात आप याद रखिएगा, यहां पे पब्लिक ही जो है उसका इन्फ्लुएंस है पूरा। कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है लॉ बनाने की पार्लियामेंट को, जहां पे रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी दोनों मिनिस्टर्स बैठेंगे, और यहां पे इलेक्ट इन्हें पब्लिक ही करती है। ठीक है, तभी तो डेमोक्रेसी है। चलिए, ये पहला पॉइंट हुआ, ऐसे ही बनाऊंगा बस शॉर्ट में। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखना बेटा। पॉइंट नंबर 2, लॉज passed by parliament may apply throughout all or a portion of India। ठीक है बेटा, जो पार्लियामेंट लॉ पास करेगा वो कहां पर अप्लाई होगा? या तो कह रहा है ऑल, या फिर क्या कह रहा है? पोर्शन ऑफ इंडिया। बेटा पोर्शन ऑफ इंडिया ये वाला पार्ट अब तो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमारा अब हो गया रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370। रिमूवल ऑफ आर्टिकल, आपको पता है ना 370 आर्टिकल क्या बोला था? 370 आर्टिकल बोलता था कि जब भी लॉ पास होगा पार्लियामेंट के द्वारा तो वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा, एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में उस लॉ को अप्लाई करवाने के लिए JNK के पार्लियामेंट से आपको स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब हमारे पूरे इंडिया के पार्लियामेंट ने कर दिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गया, लेकिन JNK में अलग पार्लियामेंट है, वहां से अप्रूवल मिलेगा तो वो JNK में एप्लीकेबल होगा। ये था आर्टिकल 370, लेकिन अब ये रिमूव हो गया, इसको हटा दिया भाई। तो अब अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ अप्रूव करा तो वो कहां पे होगा? ऑल इंडिया में होगा। ठीक है, तो लॉ पास बाय पार्लियामेंट में अप्लाई थ्रू आउट ऑल और पोर्शन ऑफ इंडिया, लेकिन पोर्शन ऑफ इंडिया की बात है नहीं। इसी के नीचे लिखना एक और पॉइंट, वेयर एज laws passed by state legislatures apply only within the borders of the state concerned। संदीप भाई कुछ बताने की जरूरत? बेटा पार्लियामेंट जो लॉ बनाता है वो होल इंडिया के लिए होता है, लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, बेटा स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट पे होता है। ठीक है, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा वो आपका सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टेट कंसर्न के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिस्ट्री में पहला पॉइंट बता दिया, दूसरा पॉइंट बता दिया। अब आइए तीसरा पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3। ठीक है, वही हिस्ट्री जो आपको बताई थी वही सारा लिखवाऊंगा। देखो भाई बेटा 1935 में क्या अभी इंडिया इंडिपेंडेंस मिल गई है? नहीं मिली, नहीं मिली ना। तो इस टाइम पे होता था पार्लियामेंट ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। 1935 में पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने बेटा अपने को बनाया क्या? एक एक्ट बनाया जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पार्लियामेंट ऑफ यूके ने बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, याद रखिएगा। बस एक हिस्ट्री एक बार गो थ्रू कर लेना, पेपर में इतना है नहीं, आपके बुक में दे रखा है तो मैं बस बता रहा हूं नॉलेज के लिए। ठीक है, इस एक्ट ने सबसे पहला काम पता है क्या करा? बेटा ब्रिटिशर्स को पता था भैया डिवाइड एंड रूल, तोड़ोगे तभी भाई अपन जीत पाएंगे इनको। तो इन्होंने इस एक्ट के अंदर इंडिया में सबसे पहली चीज क्या करी? इंडिया को यूनिटरी से कन्वर्ट कर दिया फेडरल में। बेटा यूनिटरी से कन्वर्ट कर दिया किसमें? फेडरल। मनप्रीत भाई यूनिटरी मतलब होता है इकट्ठा, एक। फेडरल मतलब होता है डिवीजन। तो ब्रिटिशर्स ने पहले क्या करा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेकर आ गए और इसमें इंडिया को ना फेडरल कर दिया। फेडरल मतलब पावर ना किसी एक गवर्नमेंट पे नहीं दी, स्टेट वाइज डिवाइड कर दी। तभी तो डिवाइड एंड रूल लेके एक स्टेट को जीत पाएंगे ना वो। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने स्टेट वाइज पावर डिवाइड कर दी कि भाई यूनिटरी नहीं रखेंगे, हम फेडरल देंगे। फेडरल मतलब एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी और उनके पास राइट्स होंगे। ठीक है, तो इस एक्ट ने सबसे पहले यूनिटरी इंडिया को कन्वर्ट करा था फेडरल इंडिया में। दूसरी बात,
इसका मतलब क्या है, इसमें उन्होंने पावर्स असाइन करी थी किसको, सुयश, सेंटर को भी और स्टेट को भी। पहले क्या होता था, यूनिटरी में सारी पावर स्टेट के पास होती थी, तो ऐसे में थोड़ा सा रूल करना डिफिकल्ट है। तो उन्होंने बोला भैया एक काम करो, यूनिटरी से डिवाइड कर दो किसमें, फेडरल में, और पावर जो है वो अलोकेट कर दो सेंटर को भी और स्टेट को भी। इसी दौरान बेटा, इसी दौरान इन्होंने, इन भाई साहब ने एस्टैब्लिश करे, ये गवर्नमेंट ऑफ यूके ने करा, हाँ, पार्लियामेंट ऑफ यूके ने एस्टैब्लिश करे फेडरल कोर्ट। क्या एस्टैब्लिश करे बेटा, फेडरल कोर्ट। अब आप कहोगे सर ये फेडरल कोर्ट क्या होता है, बेटा फेडरल कोर्ट जो है वो पहले के कोर्ट है। अभी जैसे अभी क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसे होता है ना, वैसे ही पहले बस एक ही कोर्ट होता था, दैट इज व्हाट, फेडरल कोर्ट। ये ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और मजे की बात सुनो, इन फेडरल कोर्ट्स ने, इन फेडरल कोर्ट्स में 12 साल तक फेडरल कोर्ट्स चले, 12 इयर्स तक, और सिर्फ 151 केसेस जो है हैंडल करे। 12 साल में कितने केसेस, 1। तो इन्हीं से तो हमें समझ आया कि भैया ये प्रोसेस बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ना हमें एक कोर्ट नहीं बनाना। तभी तो इंडिया में देखो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के कोर्ट होते हैं ना, ताकि मैटर डिवाइड हो जाए और डिसीजन मेकिंग क्या हो, फास्ट। इन देख रहे हो 12 साल में 151 केसेस, कुछ भी नहीं है भाई। तो फेडरल कोर्ट पहले होते थे, और बाद में जब हमें इंडिपेंडेंस वगैरह मिल गई तो फेडरल कोर्ट को शिफ्ट करके इंडिया ने नाम दे दिया क्या बेटा, सुप्रीम कोर्ट। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट आप देखते हो वो पहले क्या होते थे बेटा, फेडरल कोर्ट। ठीक है, पहले के जो फेडरल कोर्ट होते थे बेटा, ये केसेस हैंडल करते थे पब्लिक ओपिनियन, और ये डिसीजन देते थे पता है किसमें, क्रिमिनल प्लस सिविल लॉ, दोनों के लिए होते थे बेटा। ये क्रिमिनल और सिविल लॉ दोनों के लिए होते थे। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पर पहले आप इतना नोट कर लीजिए प्लीज। कोई दिक्कत है हिस्ट्री में, आप जब ये सारी चीजें पढ़ोगे ना इन पैराग्राफ्स में, तो आपको यही मिलेगा। देखो ये पूरा पैराग्राफ इसी पे, ये तो हटाओ, ये रहा पूरा पैराग्राफ इसी पे बेलते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये आया, पार्लियामेंट ऑफ यूके ने लाया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था, प्रेडिसेसर था। कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलता था। ठीक है, फेडरल पावर, यूनिटरी से फेडरल बना दिया, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी सेंट्रल और स्टेट में। ठीक है, फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश हो गए। मतलब ये सारी बातें ही लिखी है, अगर आपको रीड करने का मन है आप अपने एंड पे कर लेना, मैंने जितना था उतना बता दिया। हाँ भाई एक मिनट ना, पूरा अभी तो लिखा ही नहीं अपन ने। चलिए, ये हो गया पॉइंट नंबर 3। सर क्या हिस्ट्री खत्म हो गई, नहीं नहीं बेटा अभी थोड़ी बची है। और ठीक है, नेक्स्ट आइए बेटा पॉइंट नंबर 4, हिस्ट्री में पॉइंट नंबर 4। हाँ जी, पॉइंट नंबर 4 देखो बेटा, ये मैंने आपके लिए बेटा एक टाइमलाइन बनाई, साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है, छोटी सी टाइमलाइन बनाई, ज्यादा लंबी नहीं। अब लेट्स अज्यूम ये है 1947। ठीक है, 1947 को अपने को क्या मिली थी बेटा, इंडिपेंडेंस मिली थी। और ये जो ईयर है बेटा, ये है 1950। 1950 में क्या हुआ था बेटा, 26 जनवरी 1950।
आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था, तो यह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आया था। अब इस बीच में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जितने भी बड़े बड़े लोग थे उस टाइम पे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी पॉलिटिशियंस थे, इस टेन्योर में, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं है सुरेश, है ना, तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे बेटा, हमने उनके साथ मिलकर एक प्रोविजनल असेंबली बनाई। क्या बनाई? प्रोविजनल असेंबली का काम था कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया तब तक इन्होंने इंपोज करे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज। क्या बनाया बेटा इन्होंने? कुछ इंपॉर्टेंट लॉज। जैसे बेटा, जैसे कुछ एग्जांपल है जो इस पीरियड में लॉ है। पहला आपका तो खुद का ही जो ICAI का एक्ट है, चार्टेड अकाउंटेंट वाला, वो खुद इस पीरियड में आया है। 1949 का एक्ट है शायद, जितना मुझे याद है। सेकंड, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, एक बार आप डेट चेक कर लेना, बट मुझे इतना पता है इस पीरियड में आया है। इसके अलावा और एग्जांपल तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो भी इसी पीरियड में आया हुआ है। ठीक है। RBI जो है भाई साहब, RBI तो पहले आ गया था, 35 में आ गया था RBI का एक्ट। हाँ, तो इस पीरियड में जो लॉज आए वो किसने बनाए? वो कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही नहीं, पार्लियामेंट को तो पावर मिली नहीं थी अभी तक, तो ये किसने बनाए? प्रोविजनल असेंबली ने। और जैसे ही 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो बेटा हमने हाथ जोड़ के बोला कि भैया प्रोविजनल असेंबली, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए बहुत काम करा, आपने हमारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉज बनाए, लेकिन अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया है, हम अपने आप लॉज बना लेंगे। तो बेटा बाद में जाके इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या कर दिया गया? डिसॉल्व कर दिया गया, बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये भी याद रखिएगा। भाई यहां तक कोई दिक्कत? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, हाँ, ICAI का एक्ट, हाँ, बैंकिंग भी शायद 49 ही है, बैंकिंग रेगुलेशन भी 49 है, हाँ, जो भी इस पीरियड में आया जितना मुझे याद है। बाकी एक बार आप और भी एक्ट चेक कर लेना जो प्रोविजनल असेंबली ने बनाए थे। ये पार्लियामेंट के द्वारा पास नहीं है, ये पहले के एक्ट है, तब कॉन्स्टिट्यूशन आया नहीं था। और लास्ट एक और बात बेटा, पॉइंट लिख लो बेटा, पॉइंट नंबर 5 लास्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर, डिवाइड द लॉ मेकिंग पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। और इस पर्पस के लिए ना बेटा हमारे पास 3 लिस्ट होती है, A, B, C। एक होती है सेंट्रल लिस्ट। संदीप भाई पहली कौन सी होती है? सेंट्रल लिस्ट में हम बताते हैं वो पॉइंट्स जहां पे लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल लिस्ट में जितने भी पॉइंट आएंगे, यहां पे लॉ कौन बनाएगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड आती है, कॉन्स्टिट्यूशन में दी है स्टेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट है बेटा? स्टेट लिस्ट में लॉ बनाने का राइट किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। और लास्ट बेटा आती है हमारी जॉइंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? जॉइंट लिस्ट को और करके आप लिख लो बेटा कॉन्करेंट लिस्ट, जॉइंट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। और यहां पे लॉ बनाने का जो राइट है आपको जैसे पता लग गया है, कौन बनाएगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। तो 3 टाइप की लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड करिए ताकि भसड़ ना हो सुरेश। ठीक है, तो भैया सेंट्रल लिस्ट में वो राइट्स है जहां पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व होकर लॉ बना सकती है। ठीक है, बाकी इन स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? सेंट्रल स्टेट दोनों को अप्रूवल देना पड़ेगा तब लॉ बनेगा। कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपका हिस्ट्री का भी पार्ट हो गया। तो लॉ क्या होता है मैंने बता दिया, सोर्स ऑफ लॉ क्या होता है मैंने बता दिया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द हिस्ट्री। तो जब आप जाओगे तो यहां पे आप देख रहे हो इंट्रोडक्शन तो बेकार है, लॉ बता दिया, सोर्स ऑफ लॉ बता दिया, पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब नेक्स्ट आता है बेटा, नेक्स्ट मैटर, हेडिंग ला लो, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। अगेन बहुत इजी पीजी प्रोसेस है, आपको मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि क्या होता है। ठीक है, तो जल्दी से हेडिंग डालेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ।
और जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे लिखिएगा, आराम से आप इजी पीजी एकदम कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। अब देखो बैक एंड पे अगर मैं बताऊं ना मनप्रीत भाई, लॉ बनाने का सबसे पहला प्रोसेस होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले लॉ, ऐसे थोड़ी कोई भी लॉ बन जाएगा, सबसे पहले होता है प्रोडक्ट जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करना और उसके लिए फिर सॉल्यूशन निकलेगा लॉ में। जैसे पहले बेटा बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे, तो अपने को प्रॉब्लम मिल गई भाई, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड कि भैया इंडिया में एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो अपने ट्रैफिक का एक्ट बनाया, राइट। तो सबसे पहले इनिशियल स्टेप क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। अच्छा, एक बार प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, फिर हम लीगल काम करते हैं। चलो प्रॉब्लम तो लग गई, अब हम काम करते हैं। सबसे पहले जैसे मैं नोट करो, प्लीज ऐसे नोट करना बेटा, व्हेन अ लॉ is proposed in parliament, it is called a bill। ये क्या है बेटा आपका, ये है पहला पॉइंट। सबसे पहले जब आप लॉ बनाने का पहला स्टेप है कि आप लॉ को बनाने से पहले भी, इससे पहले भी पता है क्या बनता है, इससे पहले बनता है ड्राफ्ट। क्या बनता है, ड्राफ्ट। आप ऊपर लिख लेना, बट आपकी बुक में इतना बोला नहीं है। आप सबसे पहले इनिशियली बनता है ड्राफ्ट, और जब आप उस ड्राफ्ट को लेकर जाते हो किसके पास, पार्लियामेंट में, प्रपोज करते हो कि भाई ये वाला लॉ बनने वाला है, तो उस ड्राफ्ट को हम क्या बोलते हैं, बिल। तो ये बिल गया अब बिल, कोई दिक्कत। जब आपने ड्राफ्ट को प्रेजेंट करा पार्लियामेंट में तो वो बिल बन गया। स्टेप नंबर टू, इसी के बाद नेक्स्ट स्टेप, आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट, कॉमा, द लॉ इज पास्ड इन लोकसभा। बेटा सबसे पहले पार्लियामेंट के कौन से हाउस में जाता है वो, सबसे पहले आपको लोकसभा से पास करवाना पड़ता है। सबसे पहले आपको लोकसभा से पास कराना पड़ता है, समझ रहे हो। लोकसभा में बैठे होते कौन, रूलिंग पार्टी के बंदे, लोकसभा पे पास कराओ। उसके बाद लोकसभा के बाद थर्ड स्टेप में आप लिखो बेटा, देयर आफ्टर it has to be passed in second house of parliament which is राज्य सभा। तो भैया आपने पहला ड्राफ्ट फॉर्म करा, ड्राफ्ट फॉर्म करके आपने उसे प्रेजेंट करा पार्लियामेंट में, तो वो क्या बनेगा बेटा, बिल। फिर उस बिल को आप सबसे पहले कौन से हाउस में प्रेजेंट करते हो, लोकसभा में। लोकसभा से पास हो गया तो फिर वो कहा जाता है, सर मान लो सर अगर लोकसभा से वो पास ही नहीं हुआ, उन्होंने बोला भैया नहीं नहीं इसमें गड़बड़ है, तो वापस से गवर्नमेंट जाएगी ड्राफ्ट में ऑल्टरेशन करेगी, चेंजेस करेगी जो जो उन्हें ठीक लगे, फिर वो वापस से प्रेजेंट करेगी पार्लियामेंट में, फिर वो वापस से लोकसभा जाएगा। ये प्रोसेस कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। आप बार बार कहो भाई ये गड़बड़ है, वापस से जाओ ड्राफ्ट को अल्टर करो, वापस से ले आओ, ये गड़बड़ है, वापस से जाओ ड्राफ्ट को अल्टर करो, ये चलता रहता है, ठीक है। लोकसभा के बाद वो जाएगा बेटा सेकंड पॉइंट विच इज व्हाट, राज्यसभा। अगर आपने उसे बिल को लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से पास करा लिया, तो फिर जो है लास्ट में वो जाता है क्या, किसकी कंसेंट लेनी होती है, बताया था, हाँ। इट देन हैज टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आपको लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट लेनी है। सुरेश एक बात मैं क्लियर कर दूं बेटा, ये एक्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एक्ट वाले लॉ की। आपको पता है ना, जैसे कंपनी एक्ट है उसमें सेक्शन है, इसके अलावा कंपनी रूल्स भी है। रूल्स कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अबे रूल्स को बनाना या चेंज करने का प्रोसेस नहीं है, रूल्स तो बेटा मोदी जी चाय पीते पीते चेंज कर सकते हैं, जो कंपनी रूल्स है। लेकिन अगर आपको कंपनी एक्ट में कोई चेंज करना है, ये सेम काम बनाने और चेंज दोनों के लिए, अगर आपको कोई कंपनी एक्ट में चेंज करना है तो भैया पहले बिल ड्राफ्ट करो, ड्राफ्ट को प्रेजेंट करो, बिल बनेगा, लोकसभा राज्यसभा कैसे लो, तब आप एक्ट को चेंज कर सकते हो। लेकिन कंपनी रूल जो होता है या कोई रूल है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है, वो तो आप बैठे बैठे चेंज कर लो जब आपको करना है। ये एक्ट की बात हो रही है।
ठीक है बेटा, ये बड़े टॉप लेवल के पॉलिसी मेकर्स होते हैं, इसमें बहुत बड़े लेवल के सेक्रेटरीज, जैसे आईएएस ऑफिसर्स के भी टॉप रैंकर्स होते हैं ना। जब आप बहुत टाइम तक इंडियन सिविल सर्विसेज में रहते हो तो आप सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंचते हो, दैट इज कॉल्ड सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी होता है। ठीक है, तो उसमें वो टॉप लेवल के आईआरएस आईएएस ऑफिसर्स होते हैं जो बहुत अच्छे पॉलिसी मेकर्स होते हैं। इसमें कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जजेस होते हैं, एक्स जजेस, तो उनकी बेसिकली एक टीम होती है, वो ड्राफ्ट फॉर्म करती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हो गया 4 का। फिर नीचे लिख लेना बेटा, फिर आप नीचे लिख लेना फाइनली द लॉ। अभी ये खत्म नहीं हुआ, यहां पे ये लास्ट पॉइंट है। फाइनली द लॉ विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिकेशन। बेटा गवर्नमेंट फिर लास्ट में उस लॉ को क्या करती है भाई, नोटिफाई करती है कि भाई लॉ बन गया है, नोटिफिकेशन डाल देगी। कहां पे डालेगी, पब्लिक न्यूज़पेपर में। और जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल न्यूज़पेपर होता है, ऑफिशियल पब्लिकेशन होती है, उसे बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट। क्या बोलते हैं, तो फाइनली द लॉ विल बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द पब्लिकेशन कॉल्ड द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इफेक्टिव डेट से फिर वो लॉ क्या हो जाता है बेटा, एप्लीकेबल। इफेक्टिव डेट से लॉ क्या हो जाता है, ठीक है। तो ऑफिशियल गैजेट में आया मान लो मार्च में, और इफेक्टिव डेट लिखी थी 1 अप्रैल, तो कहां से एप्लीकेबल होगा, फर्स्ट इफेक्टिव डेट से फिर वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये आपका है प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ। आई होप बेटा आपको यहां पे एक बहुत अच्छे लेवल की क्लियरिटी आपको मिली होगी। जल्दी बोलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, एकदम स्मूथ चल रहा है ना बेटा, एकदम स्मूथ चल रहा है, बस फटाफट से खत्म करेंगे जल्दी जल्दी। आ जाओ भाई, आगे बढ़ेंगे बेटा। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालना, टाइप्स ऑफ लॉ। नेक्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। जितनी भी हेडिंग है सब पे क्वेश्चन आ सकता है। बस ये जो हिस्ट्री थी ना, ये आपको एक बार गो थ्रू पढ़ के जानी, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब बहुत रेयर ये क्वेश्चन आ जाए। अदरवाइज लॉस के सोर्स पे आ सकता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ पे आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ लॉ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आता ही आ ही रखा है पुराने टाइम पे। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। बेटा देखो, पहले ना मैं आपको वैसे 4 टाइप के आपकी बुक में दे रखे, पहले मैं आपको मेजर जो 2 मेन होते हैं उनके बारे में बता देता हूं। देखो अब साथ साथ नोट करते चलना, अभी मैं अपने लेवल पे समझा रहा हूं, फिर मैं लिखवाऊंगा प्रॉपर बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले साथ साथ लिखेंगे बेटा। बेटा मैं बात कर रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। किसकी बात कर रहा हूं भैया मैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप तो टाइप्स ऑफ लॉ की बात कर रहे थे, हाँ हाँ अभी आएंगे उस पर। मैं बात कर रहा हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देखो इसमें पहली पॉइंट, इसमें बहुत मेन थिंग्स का डिस्कशन होता है, लिखते रहना साथ साथ। पॉइंट नंबर 2 ये बताता है हाउ विल कंट्री वर्क। ठीक है, सुरेश ये अपने को बताता है कि कंट्री वर्क कैसे करेगी। पॉइंट नंबर 3 ये बताता है हाउ पीएम सीएम या जो प्रेसिडेंट है ये अपनी शपथ जो लेते हैं ना, सुबह लिख देता हूं बस आपको बताने के लिए। ठीक है, ये बताता है पावर्स, ये बताता है सिटीजनशिप के बारे में, और इसी से आप न्यू लॉ या अमेंडमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंपॉर्टेंट थिंग्स बताता है कैसे कंट्री वर्क करेगी, पीएम सीएम के पावर्स, उनके फंक्शंस, उनके जो है कैसे वो शपथ लेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, सारा ये बताता है। सिटीजन्स के बारे में, और न्यू लॉ का कैसे बनेगा, अमेंड कैसे होगा, सारी बात। अच्छा अब यार एक बात बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन यार
अगर ऐसे पैरा के पैरा अपन लिखते जाए तो वो तो भाई पूरा ऐसा भर के बन जाएगा। अब मान लो मुझे पर्टिकुलरली किसी पॉइंट के बारे में पढ़ना है, मान लो मुझे कोई एक पॉइंट है उसके बारे में पढ़ना है, तो क्या मैं पैराग्राफ के पैराग्राफ पलटूंगा? मुश्किल हो जाएगी ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो आप साइड में लिखो, यहां पे हमने क्या करा बेटा, इसको ना आर्टिकल्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? आर्टिकल्स में। आई रिपीट बेटा, जैसे एक्ट में सेक्शंस होते हैं ना, सिंप्लीफाई करने के लिए तो ना सेक्शन 1 2 3 4, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं? आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होते हैं, एक्ट में सेक्शन होते हैं। तो यहां पे लिखो टू मेक थिंग्स इजियर, कॉमा, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पॉइंट्स यानी आर्टिकल्स में डिवाइड करा। पॉइंट्स यानी, और यहां पे याद रखिएगा बेटा, जो टोटल आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में, टोटल आर्टिकल्स कितने हैं? 395, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर वाला कौन सा था? 370। तो आपको पता ना आर्टिकल 370 रिमूव हुआ, वो आर्टिकल क्या है? वो ये है 370 वाला पॉइंट। ये बोलता था कि कोई भी इंडिया के पार्लियामेंट में कोई भी लॉ पास होगा तो जेएनके का पार्लियामेंट जब तक उसे अप्रूवल नहीं देता तब तक वो जेएनके में एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अब हमने इसे रिमूव कर दिया। ये पहले बताइए भाई, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ने ना, कॉन्स्टिट्यूशन में मल्टीपल टाइप के लॉज होते हैं, ठीक है। तो अब मैं इनका डिवीजन करके आपको बताता हूं। मेजर, जो अभी मैं मेजर डिफरेंस बता रहा हूं ना, वो मैं आपको दो चीजों के बारे में बताऊंगा। तो अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, फिर हम लिखेंगे भी आराम से। एक ये है, एक ये है। एक साइड लिखना बेटा आप लोग, एक साइड लिखना क्रिमिनल लॉ, एक साइड लिखना सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ और एक साइड लिखना सिविल लॉ। ठीक है मनवीर भाई, एक कौन सा होता है बेटा? क्रिमिनल लॉ, और एक कौन सा होता है बेटा? सिविल लॉ। अब इतना पढ़ा दिया ना तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी, और ये मैंने थोड़ा पहले भी बताया था फर्स्ट लेक्चर में कॉन्ट्रैक्ट के। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ, और भी दो टाइप है आपके उसमें, लेकिन मेन यही है जो आपको पढ़ने। अब क्रिमिनल लॉ क्या होता है समझते हैं बेटा। देखो भाई, जो भी केसेस होते हैं जिनमें आप किसी पर्सन को इंजरी दे रहे हो या किसी पर्सन को खतरा है, चोट पहुंचा रहे हो, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, गोली गोली मार दी, अटेम्प्ट टू मर्डर, जिसमें पर्सन की इंजरी इन्वॉल्व है, वो क्या होते हैं? क्रिमिनल लॉ। वो क्या होता है बेटा? क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में आप लिख दो बेटा, इन्वॉल्व्स इंजरी टू अ पर्सन। अभी मैं सिंपल टर्म में लिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, एक्सेट्रा। ठीक है। और इसमें इसमें जो लॉ लगता है, इसमें जो लॉ लगता है बेटा, वो होता है आईपीसी, विच इज इंडियन पीनल कोड 1860। क्रिमिनल लॉ में क्या लगता है? आईपीसी, इंडियन पीनल कोड 1860। बेटा इसमें इसमें इसके अंदर होता है सेक्शंस। क्या होता है बेटा? सेक्शन बोले तो क्या, जैसे हिंदी में बोलते हैं धारा। आपने ना धारा 420, 420 ना, तो धारा 420 किसको डील करती है? फ्रॉड्स को। कि अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो वो क्रिमिनल लॉ होता है, एंड दिस इज व्हाट द सेक्शन 420। ठीक है। अब धारा 420 लग गई। अच्छा एक चीज याद रखना, ये जो इंडियन पीनल कोड है बेटा, इंडियन पीनल कोड जो है, ये सारा का सारा मैटर जो है ना, ये पुलिस के यूज करने के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? जैसे पुलिस के यूज करने के लिए, मतलब जैसे आपको चार्जशीट कैसे फाइल करनी है, एफआईआर कैसे लिखनी है, ठीक है, कोर्ट में जो पेशी होती है, कोर्ट में पेशी होती है ना, वो कैसे करनी है, ये सब पुलिस पर्पस के लिए होता है आईपीसी।
आईपीसी किस पर्पस के लिए होता है बेटा? पुलिस पर्पस के लिए। अब आईपीसी ना क्रिमिनल लॉ में पुलिस को तो हेल्प करता है, लेकिन क्या ये पनिशमेंट देता है? ना 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 ना। पनिशमेंट के लिए याद रखिएगा बेटा, पनिशमेंट के लिए आपको चार्जशीट कैसे भरनी है, एफआईआर कैसे करना है, कोड पुलिस के यूज के लिए आईपीसी होता है, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं देता बेटा। अगर आपको मतलब ये डील करेगा एविडेंस के ऊपर, एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है ये सब बता देगा। लेकिन जब मैं बात करूंगा पनिशमेंट की, तो जो पनिशमेंट का प्रोसीजर है, पनिशमेंट के लिए जो लॉ है बेटा, उसे बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, विच इज सीआरपीसी। आईपीसी और सीआरपीसी। आई रिपीट बेटा, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बेटा ये जो है ना, ये आपको पनिशमेंट देता है। वो आईपीसी सिर्फ पुलिस के पर्पस के लिए, कि चार्जशीट कैसे फाइल होगी, एफआईआर कैसे फाइल होगी, वो सारा मैटर। आगे पनिशमेंट के लिए आईपीसी कहता है मैं नहीं दूंगा पनिशमेंट। पनिशमेंट कौन देता है इंडिया में? सीआरपीसी। तो क्रिमिनल लॉ में दो चीजें है, आईपीसी भी और सीआरपीसी भी है। ये आपको, ये पूरा, ये किसके यूज के लिए है? ये है कोर्ट के यूज के लिए। सीआरपीसी कौन यूज करता है? कोर्ट। आईपीसी किसके लिए है? पुलिस के यूज के लिए। इसमें आपको बाकी दिन बताएंगे, बाकी जितने भी पॉइंट है। लाइक आपको पुलिस रिमांड मिलेगा, या फिर जुडिशियल रिमांड मिलेगा, है ना। आप देखते हो ना पुलिस में लगा डंडे डंडे बरसा देते भाई, तो वो पुलिस रिमांड होता है। तो ये सीआरपीसी बताएगा कि पुलिस रिमांड देंगे, जुडिशियल रिमांड देंगे, कब पेशी होगी, पनिशमेंट कैसे चलेगी। और पुलिस रिमांड में बेटा जो मूवी में आप देखते हो ना लटपट पड़ते हैं, वो पुलिस रिमांड में पड़ते हैं। मतलब जब बंदा उसमें जाता है तो कुछ कमी होके आता है वापस, या तो दांत कम होंगे, या हाथ कम होंगे, या पैर कम होंगे, पूरा नहीं आ पाता वापस। जुडिशियल डिमांड में आप मार नहीं सकते। जुडिशियल जो रिमांड होता है उसमें आपको भैया खरोच भी नहीं आनी चाहिए, बंदे को बिल्कुल अच्छे से टेक केयर करके रखनी है, राइट। तो ये सब आपको सीआरपीसी बताएगा। हाँ चलिए, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन में दो पार्ट हो गए। क्रिमिनल लॉ समझ आया? क्रिमिनल लॉ के अंदर कितने इंडिया में? दो, एक आईपीसी और एक सीआर। ये जो है ये एग्जीक्यूशन करवाएगा, लेकिन पनिशमेंट के लिए कौन है? सीआरपीसी। अच्छा सर, सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ बता दो एक बारी बेटा। सिविल लॉ का मतलब है अदर देन क्रिमिनल लॉ। अदर देन क्रिमिनल लॉ के अलावा जितने भी पॉइंट बच गए वो सब सिविल लॉ में थे। जैसे तुम जो पढ़ रहे हो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें क्या होता है? इसमें सिविल लॉ लगता है, ये क्रिमिनल लॉ नहीं है। सर अपने को ना सिविल लॉ ही पढ़ना होता है, क्रिमिनल लॉ तो एडवोकेट वगैरह का काम होता है ना। तो पूरे इंटर फाइनल तक आपको सिर्फ सिविल लॉ पढ़ना है, कंपनीज एक्ट ही पढ़ना है ज्यादातर। तो यहां पे क्या होता है? प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, कोई लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं, कंपनी एक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये इसके एग्जाम्पल है। जी ब्रो। नहीं, कैसी बात कर रहा है? कॉर्पोरेट डिस्प्यूट नहीं नहीं नहीं, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट भाई आप सीएस हैंडल करते हैं ज्यादातर कंपनी के। हाँ, आप एडवोकेट पे जा सकते हो, ऐसा नहीं बोल रहा मैं एडवोकेट हैंडल नहीं करता। मैं तो बोल रहा हूं जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो क्रिमिनल लॉ पे नहीं घुस सकता। एडवोकेट दोनों में से किसी में भी जा सकता है, क्रिमिनल में भी, सिविल में भी। लेकिन सीएस जो प्रोफेशनल होते हैं वो सिर्फ कौन से हैंडल कर सकते हैं? सिविल लॉ। समझो आप? तो यहां पे जो कंपनी सेक्रेटरी है वो सिविल लॉज हैंडल कर लेते हैं, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट छोटे। हाँ, बड़े लेवल का डिस्प्यूट है तो हर कंपनी प्रेफर करती है एक एडवोकेट जो सिविल लॉ में स्पेशलाइज्ड हो, ऐसा होता है। चलिए, तो ये होते हैं अदर देन क्रिमिनल लॉ, राइट। इसमें याद रखना बेटा, जैसे आपने शादी वादी का मैटर हो गया है ना, वो टूट गए, डिवोर्स हो गए, सब सिविल लॉ में आ गए। हाँ अच्छा, अगर यहां पर, अब यहां पे बताता हूं, अगर इस सिविल लॉ में कोई भी ब्रीच होती है तो क्वेश्चन आता है सर पनिशमेंट कैसे होगी, कार्यवाही कैसे होगी? तो बेटा सिविल लॉ में जब आपकी पनिशमेंट की बात आती है तो वहां पे लगता है सिविल प्रोसीजर कोड, विच इज सीपीसी। तो इंडिया में बेटा
तीन तरह के हैं, आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी। अंडरलाइन कर लेना तीनों को। ठीक है, इसमें सारा मैटर जो है वो पूरा अदर देन क्रिमिनल लॉ में आता है, सारा बताएगा, पनिशमेंट वनिशमेंट कैसे करना है सीपीसी बताएगा, वहां पे एग्जीक्यूशन आईपीसी बताएगा, पनिशमेंट सीआरपीसी देता है। ठीक है, अच्छा एक और जो मेजर डिफरेंस है वो याद रखना, इस वाली साइड में ना, इस वाली साइड में आपका जो कंपनसेशन होता है पनिशमेंट का, कंपनसेशन इन्वॉल्व होता है, यस। क्या आपको इम्प्रिजनमेंट या जेल होगी? आंसर इज नो। बट इस वाले मैटर में अगर आपका क्रिमिनल लॉ है तो क्या कंपनसेशन इन्वॉल्व होगा? सर कंपनसेशन भी हो सकता है। और क्या जेल या इम्प्रिजनमेंट होगी? सर एब्सोल्युटली यस। सिविल लॉ के मैटर्स में हम जेल नहीं देते, हम वहां पे सिर्फ कंपनसेशन करके कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स या डिस्प्यूट्स को सॉर्ट करते हैं। चलिए भाई, आई होप भाई यहां तक मैटर क्लियर हो। किसी को कोई डाउट? हाँ जी भाई। हाँ 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 सर इसमें ये लिखा है कि माइनर कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द नेग्लिजेंस कॉजिंग इंजरी और डैमेज टू पर्सन और हिज प्रॉपर्टी। हाँ, सर डैमेज टू द पर्सन को पहुंचा क्रिमिनल लॉ भी लग सकता है। हाँ यार, वहां पे ना वर्ड लिखा हुआ है सिविल रॉन्ग। अब जनरली इन्होंने जो लिखते हुए बताया ना कॉन्ट्रैक्ट में, ये ना मेजरली बात कर रहे हैं इन्वॉल्व, अगर आप किसी के साथ प्रॉपर्टी का इंजरी कर रहे हो या वैसी इंजरी की बात करें, एक्सक्लूसिवली प्रॉपर्टी की। लेकिन अगर आप कोई माइनर किसी के साथ इंजरी करता है पर्सन के साथ, तो वो क्रिमिनल रॉन्ग भी हो जाएगा, क्रिमिनल लॉ भी अट्रैक्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस पे। ठीक है, क्रिमिनल रॉन्ग भी हो सकता है, वो सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अगर आप प्रॉपर्टी को इंजरी दे रहे हो या पर्सन को इंजरी दे रहे हो। पर्सन को इंजरी है तो क्रिमिनल लॉ, तो जेल भी जाता है माइनर, उसकी जेल थोड़ी अलग होती है, बट ज्यादा है जेल भी, और कंपनसेशन भी लग सकता है फिर टॉर्ट के केस में। ठीक है, चलिए बेटा, क्या यहां तक कोई दिक्कत? भाई आगे बढ़े अपन लोग, आगे बढ़े अपन लोग। चलिए, तो अब आपने हेडिंग क्या डाली थी? टाइप्स ऑफ लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ डाली थी ना। तो बेटा अब मैं टाइप्स ऑफ लॉ में आ रहा हूं भाई, फटाफट से देखिएगा, फटाफट से जल्दी से देखिएगा भाई। टाइप्स ऑफ लॉ आपको मैंने पूरा मैटर दे दिया है। अब ये बुक से, ये अभी हम नोट बनाएंगे, टेंशन ना लो। पहला पॉइंट क्या है बेटा? क्रिमिनल लॉ। अब देखो क्रिमिनल लॉ में क्या बोल रहा है। अरे क्रिमिनल लॉ में क्या बोलता है? क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद लॉज pertaining to violation of rules of law or public wrong and punishment of the same। 3 बजे। हाँ, क्रिमिनल लॉ कंसर्न है लॉ pertaining to violation of the rules of law or public wrong and punishment। दूसरी बात बेटा, क्रिमिनल लॉ जो होता है उसमें क्या आता है? इंडियन पीनल कोड 1860, आईपीसी और सीआरपीसी। आगे बोलता है इंडियन पीनल कोड जो है, आईपीसी जो है, वो डिफाइन करता है क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है, उसकी पनिश एंड वेयर एज पनिशमेंट जो है वो कौन बताएगा? सीआरपीसी। तो आईपीसी क्राइम और उसका नेचर बता देगा, लेकिन पनिशमेंट कौन देगा? सीआरपीसी 1973 डिफाइंस द एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट। समझ लो, मतलब ध्यान से समझना बेटा एक एक बात। आईपीसी जो है वो बताएगा क्राइम क्या है, उसका नेचर क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या है। आईपीसी ने बता दिया, हाँ, लेकिन जो पनिशमेंट का प्रोसीजर है एग्जीक्यूटिंग का, वो कौन बताएगा? सीआरपीसी, कि पनिशमेंट को एग्जीक्यूट कैसे करना है। लास्ट एक और बात बोली एग्जाम्पल में, क्या कि भैया आपका जो मर्डर है, रेप है, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट आर सम एग्जांपल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो ये क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। आई होप बेटा दिस इज क्लियर। तो ये आपका क्रिमिनल लॉ के पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब एक बार मैं सेम सिविल लॉ भी बता रहा हूं आपको, वो भी ध्यान से देख लीजिए। सिविल लॉ, इसमें एक ही पॉइंट आता है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, अब इसमें क्या आता है बेटा? मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स, चाहे इंडिविजुअल के हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन के, वो किस में आते हैं? सिविल लॉ में। मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स, सिविल कोर्ट एनफोर्स वायलेशन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन
थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट। तो यहां पे आप सिविल केसेस फाइल करते हो जब भी आपको ये सब मैटर में जाना होता है। सिविल लॉ प्राइमरी फोकस ऑन डिस्प्यूट्स, सिविल लॉ फोकस करता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रादर देन, आपको डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने पे एम है, यहां पे पनिशमेंट पे एम नहीं दिया जाता कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच करा ऐसे नहीं जेल में डाल देंगे, हम देखेंगे क्यों ब्रीच कर रहा है, या तो परफॉर्मेंस करवाएंगे या ब्रीच का कंपनसेशन दिलाएंगे, डैमेजेस वगैरह जो भी। द एक्ट एंड प्रोसेस, पूरा एक्ट जो है प्रोसेस है वो एडमिन होता है सिविल लॉ का, गवर्न बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सीपीसी जिसे मैंने कहा सिविल प्रोसीजर कोड 1908। सिविल लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू लॉ ऑफ कोर्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बताया टॉर्ट में अगर आप इंजरी दे दो किसी पर्सन को तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, क्रिमिनल लॉ में भी कन्वर्ट हो सकता है, एज द केस मे बी, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स कि आपने इंजरी कैसी दी है। प्रॉपर्टी वगैरह को इंजरी दे रहे हो, वैसी इंजरी दे रहे हो, अगर तुम भाई मर्डर कर दोगे किसी का तो तुम्हें सिविल लॉ में थोड़ी डालेंगे, फिर तो क्रिमिनल लॉ हो जाएगा। नहीं नहीं भाई वो तो रहने दे यार, इंजरी टू अ पर्सन को ना सिर्फ मार के ही नहीं दे सकते भाई, देयर आर मल्टीपल वेज। ऐसा थोड़ी है मैं तुझे गोली मारूंगा तो ही तुझे इंजरी होगी, इंजरी कई टाइप की हो सकती है ना। तो अगर फिजिकल इंजरी है तो वो क्रिमिनल में कंसीडर कर सकते हैं, और कई टाइप की इंजरी दे सकते हो तो वो सिविल में भी कंसीडर हो सकता है। सम एग्जांपल्स ऑफ सिविल ऑफेंसेस आर, एग्जांपल दिए गए बेटा आपको क्या क्या, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ प्राइस टू लेंडर और सेलर, डिफेमेशन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। आपने घर खाली नहीं करा, रेंट नहीं दे रहे, ऐसी चीजें, या रेंट दे दिया वो घर खाली करवा रहा है, ये सब आएगा सिविल लॉ में। ठीक है, अब ये हो गया क्रिमिनल लॉ, ये हो गया सिविल लॉ। अब एक और पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉ। ये क्या है सर? सर ये बता दो बेटा, एक बात बताओ, अभी क्या मैंने आपको बताया था लॉ के सोर्सेस, याद है लॉ के सोर्सेस कितने सोर्सेस थे? 3, एक बार रिपीट करो। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो स्टेट असेंबली होती है, और तीसरा जुडिशियल डिसीजंस ऑफ प्रीवियस एक्ट, जो प्रीवियस कोर्ट में जुडिशियल डिसीजन लिए हैं उनसे भी तो कई बार लॉ ड्राइव हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं कॉमन लॉ। क्या होता है बेटा? उसी को बोलते हैं कॉमन लॉ। और ये पेपर के लिए प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर में चारों में से जो सबसे ज्यादा चांसेस है वो इसके हैं। क्रिमिनल सिविल भी आ सकता है, लेकिन जो जुडिशियल मतलब ये जो लॉ है ये पुराने जजमेंट से बना है, किसी कोर्ट में कहीं पे जजमेंट मिला, अब जब आप सिमिलर केसेस में इंटर होंगे ना तो एडवोकेट चाहे तो उसका रिजेंबल दे सकता है। भाई देखो लास्ट ईयर ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में आया था और वहां पे जो जज है उसने ये जजमेंट दिया था, तो उसको रिजेंबल करके आप इसमें भी यही जजमेंट दे सकते हो। इसे बोलते हैं कॉमन लॉ। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉ। तो देखो कॉमन लॉ में क्या बोला, जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज अ कॉमन लॉ। जो केस लॉ से बनता है दैट इज कॉमन लॉ। अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट will be binding upon the courts within the territory of India under article 141 of the Indian Constitution। तो बेटा आर्टिकल 141 ने क्या बोला कि भैया अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई जजमेंट दिया गया है तो पूरे इंडिया के जितनी भी टेरिटरी है वहां पे सेम जजमेंट को आप बेस रख के आगे के फर्दर जजमेंट भी दे सकते हो, ये बोला है आर्टिकल 1। अब इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, देख लो। ये जो कॉमन लॉ है ना ये 3 चीजों पे बेस्ड होता है। पहला, अब यहां पे भारी वाली एकदम वो आएगी, लैटिन, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिसिस is the principle supporting common law. It is a Latin phrase means to stand by what which is decided। अरे भैया इसका मतलब क्या है? Doctrine of stare decisis, to stand by what which is decided। अरे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा था ना पहले, तो भाई उस पर स्टैंड करो। पहले जब बोल रहे हो कि भाई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना, तो आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते ना, जिस पे आप स्टैंड, जो आपने पहले डिसाइड करा उस पे स्टैंड होगा। तो इस बेस पे होता है कॉमन लॉ। दूसरा एक और डॉक्ट्रिन है विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिसिस। नहीं, दूसरी लॉ नीचे आएगी। द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिसिस रीइंफोर्स द ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट। क्या बोल रहा है? रीइंफोर्स करता है ऑब्लिगेशन ऑफ कोर्ट टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय प्रीवियस डिसीजन while ruling a case where the fact similar or on all four legs with the earlier decision। That's it। तो यहां पे बेटा आपका कॉमन लॉ इंपॉर्टेंट है, और कॉमन लॉ जब भी लिखेगा सुयश तो क्या लिखेगा बेटा? डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिसिस। और मीनिंग क्या है? टू स्टैंड बाय व्हाट विच इज। तो भैया प्रीवियस डिसीजन में जो भी आपने दिया उसके बेसिस पे आप आज का डिसीजन भी दोगे।
तो ये आपका हो गया क्रिमिनल लॉ, ये हो गया आपका सिविल लॉ, और ये हो गया आपका कॉमन लॉ। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद लास्ट क्या आता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये क्या है, चौथा पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये कौन सा पॉइंट है सर, ये क्या होता है बेटा, देखो पता क्या होता है, कई बार आपको ना जो लॉ में लिखा है ना, उस लिटरल मीनिंग के बियॉन्ड जाके लॉ का मतलब निकालना होता है। सर क्या मतलब, समझा दो। मैंने बोला कई बार आपको जो लॉ में लिखा गया है उसके बियॉन्ड जाके मतलब निकालना पड़ेगा। सर क्या बोलना चाहते हो आप। एक ना इंटरमीडिएट में एक टॉपिक होता था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करके, पहले, अभी भी शायद होगा, मुझे आइडिया नहीं, शायद अभी भी होना चाहिए। तो आप जब पढ़ोगे ना तो आपको एक रूल समझ आएगा, इसमें ये सारे रूल आपको आईओएस में दिए होंगे, जितने भी रूल लिखे, 3 रूल लिखे होते हैं यहाँ पे, तीनों रूल बताऊंगा बेटा। लॉ ना जो लिटरली लिखा है उसके मीनिंग पे नहीं चलता, लॉ चलता है लॉ मेकर वो लिखते टाइम किस इंटेंशन से वो बोल रहा है, बहुत डिफर करता है। लॉ में इंटेंशन सबसे बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, जैसे आपको पता है एक सेक्शन है, मतलब एक, जब आप आईपीसी पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा 302 और 304 धारा, धारा 302, धारा 304, पता है आपको क्या होता है धारा 302 धारा, मर्डर। 302 304 दोनों किसके लिए, मर्डर, मर्डर में सर दोनों, पता क्यों, एक जो है सेक्शन, अब मुझे नहीं पता 302 है शायद या 304, दोनों में से कोई एक, वो कहता है अगर आपने मर्डर किया और आप जाते टाइम मर्डर के इंटेंशन से ही गए थे तो बेटा लंबा लपेटेंगे तुम्हें। दूसरा, अगर आपने मर्डर किया लेकिन जाते टाइम आपकी मर्डर की कोई इंटेंशन नहीं थी तो फिर बच जाओगे। मर्डर कर दिया बट इंटेंशन मर्डर करने की नहीं थी, जाते टाइम गए थे मिलने भाई कुछ फालतू बोला भाई मार दिया, तो वो उसके लिए आप पे अलग सेक्शन लगेगा। और आप जा ही रहे हो इंटेंशन टू मर्डर से और मर्डर कर दिया तो क्या है, फिर अलग सेक्शन लगेगा। तो इंटेंट दैट इज जो मैटर करता है वो क्या है, इंटेंट, कि अब जाते हुए सोच के क्या जा रहे थे, मर्डर करने का सोच के गए, मर्डर कर दिया इंटेंशनली, तो भैया ये फिर लंबा फंसोगे आप, आपको भाई हो सकता है लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट दे दे या फांसी वासी दे दे। लेकिन अगर आप मर्डर कर दिया आपने, लेकिन मर्डर की इंटेंशन नहीं थी जाते ने, बस मर्डर कर दिया वहां जाके गुस्से में, जो भी मैटर था, तो उस सिनेरियो में आप पे थोड़े से लेस रिस्ट्रिक्शन मिलते क्योंकि आपकी इंटेंशन नहीं थी। तो यहां पे ना वही बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, क्या बोलता है देखो, ये पॉइंट बोलता है कि नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जिस नेचुरल जस्टिस डील्स विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। लॉ में जो लिखा है उसके लिटरल मीनिंग में जाओ, कई बार जस्टिस देने के लिए हमें लॉ के बियॉन्ड जाके सोचना पड़ता है इंटेंशन के ऊपर। अब इस पे 3 प्रिंसिपल बेस्ड होते हैं, तीनों आपको याद रखते हैं, नेमो जुडेस इन क्योसा सुए। लिटरली मीनिंग नो वन शुड बी मेड अ जज ऑफ हिज ओन केस एंड इट्स रूल्स अगेंस्ट प्रेजुडाइज। मतलब बेटा अगर मैंने ही कोई काम करा है और मैं ही उस केस के लिए जज बना हुआ हूं तो क्या जजमेंट सही आएगी, बियॉन्ड जाके सोचना है आपको कि आपने कोई मैटर कर दिया तो उसके लिए आप ही जज नहीं बन सकते भाई। ये पहला रूल इस पे बेस्ड होता है। दूसरा रूल जो बेस्ड होता है वो होता है बेटा ऑडी एल्ट्रम पेट्रम, मीनिंग हेयर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हेयर। ऐसा नहीं है कि आपने, भाई इंडिया में बोलते ना भाई आप जब तक प्रूव नहीं हुए गिल्टी तब तक आप गिल्टी नहीं हो, राइट। तो यहां पे आपको पूरा अपॉर्चुनिटी देनी है हियरिंग की। जब कसाब आए थे इंडिया में, इतना टेररिज्म, वीडियो सब बन रही है, चलती है, गोलियां मारते हुए, बम फोड़ते हुए, फिर भी भैया पूरा अपॉर्चुनिटी दी हर्ड की कि भैया तू बोल, अपना पक्ष रख पूरा। इतने सालों तक केस चला, बाद में जाके फांसी दी, ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल है। एंड एक और है बेटा, जजमेंट कैन ओवरराइड और अल्टर कॉमन लॉ, इट कैन नॉट बी ओवरराइड स्टैट्यूट। अरे 3 थे ना, एक कौन सा हो गया, अच्छा हाँ ठीक है, ऊपर वाला होगा ना। एक ये हो गया पहला, जस्ट नेचुरल जस्टिस की बात करता है। दूसरा क्या हो गया, नेमो जुडेस इन कोसा सुआ। और तीसरा हो गया बेटा ऑडी ऑल्ट्रम
पेट्रम। तो यहां पे 3 कॉन्सेप्ट है। अगर ये आया, थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट बट आया, तो ये प्लीज तीनों आपको लिखने हैं। और इसका बेसिक मीनिंग होता है जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। तो यहां पे आपके 4 टाइप के लॉ होते हैं समाप्त। तो क्या आप इनके नोट्स बनाओगे मेरे साथ फटफट से? अभी बनाएंगे साथ साथ फटाफट, ठीक है? मुझे लग रहा है एक क्लास और लगेगी भाई इसमें, और अगली क्लास में हम इसे रैप अप कर देंगे 2 क्लासेस लगा के, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे। बट पॉइंट ये है कि सब नोट्स बनाने चाहिए, सो दैट बुक नहीं खोलनी अपने को। आप देख रहे हो ना, बुक की सारी रीडिंग करा दी, वही लिखवाऊंगा। तो अपने को बुक का काम नहीं, सारा अपने पास कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि भाई सारा अवेलेबल है एक ही जगह पे, अब बस वो याद करना है। तो यहां पे मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, आई होप क्लियर है। क्रिमिनल सिविल में तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद एक कॉमन लॉ आया जो प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन से आता है, और एक आ गया जो नेचुरल जस्टिस वाला पॉइंट था। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लॉ आपने हेडिंग डाली है बेटा, ये चीज लास्ट है। हाँ बस इसको रैप अप कर ले। अगली क्लास में ना हमारे 2 कॉन्सेप्ट बच जाएंगे, वो 2 कॉन्सेप्ट अगली क्लास कराऊंगा, जल्दीबाजी नहीं कोई भी, ठीक है? चलो भाई स्टार्ट करो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना बस, अब नोटिंग में ज्यादा टाइम नहीं। लिखेंगे बेटा क्रिमिनल लॉ। पॉइंट नंबर 1, लिखना वॉयलेशंस ऑफ द रूल। राइट अ शॉर्ट नोट आ सकता है बेटा, वॉयलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग एंड punishment of the same, punishment of the same. Point number 2, governed under the IPC 1860 and CRPC 1973, इंडियन पिनल कोड एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 2 से गवर्न होता है। पॉइंट नंबर 3, IPC 1860 defines crime, its nature and punishment. CRPC defines procedure for executing the punishment. और लास्ट पॉइंट नंबर 5, एग्जाम्पल्स। तो बेटा अगर आपको 2-3 नंबर में आता है, बस आपको यही लिखना है, और आई विल रिकमेंड कि आप पॉइंट में लिखो थोड़ा अच्छे से, बस इतना ही लिखना है। कोई ऐसा भरना नहीं है कि 3 नंबर में आ गया तो भर रहे हो 2-2 पेज। पॉइंट में लिखो, 5-6 पॉइंट लिख दो अच्छे से, खत्म हो गया बात, ठीक है? लास्ट एग्जाम्पल लिखो बेटा, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग एंड असॉल्ट। ठीक है, जल्दी से आएंगे बेटा सेकंड में। ईटीसी में लिखना है या बस नहीं? हाँ बस सम एग्जाम्पल है तो। नेक्स्ट लिखो सिविल लॉ। नेक्स्ट आइए बेटा सिविल लॉ। सिविल लॉ में लिखना पॉइंट नंबर 1, मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 2, सिविल कोर्ट्स एनफोर्स। बेटा सिविल लॉ के लिए कौन बना है? सिविल कोर्ट बने हैं। जैसे क्रिमिनल लॉ के लिए है ना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो क्रिमिनल लॉ के लिए। सिविल लॉ के लिए क्या होता है?
सिविल कोर्ट्स होते हैं, जैसे एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो क्या है? वो सिविल कोर्ट है, वो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट संभालता है ना। एनसीएलटी है, वो भी क्या है? सिविल कोर्ट है। तो सिविल कोर्ट एनफोर्स द वायलेशन ऑफ सर्टेन rights and duties through the institution of civil suit. Point number 3 focuses on dispute resolution rather than punishment. rather than पनिशमेंट ज्यादा, डिस्प्यूट को रिजोल्व करने में ध्यान दिया जाता है। और पॉइंट 4 यहां पे बेटा कौन होता है? जहां वहां पे आईपीसी सीआरपीसी था, यहां पे कौन होता है? सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। तो यहां पे लिखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ civil law are governed by code of civil procedure यानी सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड 1908। एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन पेमेंट ऑफ गुड ड्यूज, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, dispute between landlord and tenant, dispute between landlord and tenants। तो ये बेटा आपका क्या हो गया? क्रिमिनल लॉ के बाद सिविल लॉ। क्लियर है बेटा? डन। थर्ड लिखिए फिर आप जल्दी से। क्या भाई? लिख दिया यहाँ पे, फोकस्ड ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रादर देन पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट आप लिख सकते हो कि वो जेल नहीं होगी, कंपनसेशन फॉर्म नहीं होगी। कॉमन लॉ पे आ जाओ बेटा। कॉमन लॉ, आपको पता है कॉमन लॉ क्या होता है बेटा? ये वो लॉ होता है जो जजमेंट से आता है, जजमेंट डिसीजन से। कॉमन लॉ, ठीक है जी। आज ये बेटा कॉमन लॉ पे लिखेंगे। अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ इज कॉमन लॉ। अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉ इज कॉमन लॉ। राहुल भैया बाहर है क्या? पॉइंट नंबर 2, a judgment delivered a judgment delivered by the Supreme Court, a judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना हो तो आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का था। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ये स्टार है भैया, ये लिखकर ही आना पड़ेगा, इन्हें नहीं आओ। 1, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेसिसिस
इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ। तो कॉमन लॉ जो है उसको सपोर्ट करने की डॉक्ट्रिन है स्टेयर डेसिसिस सपोर्टिंग कॉमन लॉ। सर ये क्या बोलती है? पॉइंट नंबर 4 ये बोलती है इट मींस टू स्टैंड बाय दैट which is decided। ठीक है, लास्ट लिख लो, दिस डॉक्ट्रिन एनफोर्स टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल या टू फॉलो द सेम जजमेंट established by previous decision established by previous decision comma which was earlier decided। ये हो गया आपका कॉमन लॉ। लास्ट आ जाइए बेटा पॉइंट नंबर 4, टाइप ऑफ लॉ में हो गया हमारा क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तो इसमें तो भैया लैटिन वर्ड में 3 वो है पॉइंटर। हाँ जी, ये वाला बड़ा है क्या? कौन सा? ये वाला नहीं भाई छोटा ही है, तो इससे छोटा है? हाँ इससे तो काफी छोटा है। ठीक है, इसमें लिख लो बेटा जस्ट नेचुरल, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है नेचुरल जस्टिस। डील्स विद फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ। तो ये कहता है जो लिखा हुआ है उसके बियॉन्ड जाके इंटेंशंस को भी आइडेंटिफाई करना जरूरी है, एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस या जस्ट नेचुरल। ठीक है, एक तो ये प्रिंसिपल हो गया। दूसरा प्रिंसिपल मैंने आपको क्या दिया? नेमो जुडेक्स इन कॉसस हुआ, जिसका मतलब क्या है बेटा? नो वन शुड बी मेड अ जज in his own cause। और लास्ट बेटा तीसरा लिख लो एक और, वो है ऑडी एल्ट्रम पर्टम। मतलब हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। तो ये आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के पॉइंट्स हैं। इसको आपको बियॉन्ड जो लॉ में लिखा है उसके जाके देखना पड़ता है, एंड दीज आर 4 टाइप्स ऑफ लॉ। यहां पे मुझे लगता है बेटा हमारा जो है आज का काम मैटर जो है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो अब देखो यहां पे ना हमने क्या क्या कर लिया आज। आईआरएफ में मैंने आपको लॉ बताया, लॉ के सोर्स बताए, प्रोसेस बताए और टाइप्स में चारों टाइप कर लिए, राइट।
एनफोर्समेंट ऑफ लॉ में कुछ नहीं है, ये हटाइए, एक उसका पॉइंट है बस थोड़ा सा। हाँ ये है मेजर, ये इसी का पार्ट है, मेजर रेगुलेटरी बॉडीज, तो ये हमें पढ़ना है, इन पे शॉर्ट नोट आता है लिखने को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, आरबीआई, आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी देखेंगे क्या होता है, ये सारी पढ़ाऊंगा लास्ट क्लास। और उसके बाद लास्ट आपको पता है बेटा स्ट्रक्चरल ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, क्या स्ट्रक्चर है, 3-4 कोर्ट होते हैं ना, सबसे ऊपर कौन है, सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी कुछ कोर्ट होते हैं मेट्रोपोलियन कोर्ट, वो क्या होता है क्यों होता है देखेंगे। ठीक है, तो हमारे 2 काम बच गए, एक तो मेजर रेगुलेटरी बॉडीज, इस पे क्वेश्चन आता है शॉर्ट नोट 4 नंबर 6 नंबर का शायद अकेले आज आरबीआई पे लिखो, और इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो अगली क्लास एक और हम कंडक्ट करेंगे आपकी कल, ठीक है, और उसमें हम इसका पार्ट, ये तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 निपटा के खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई।